नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। तो मिशन अलाइड का ये पार्ट है, और चाहे वो अलाइड का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, उन सभी में जो है वो आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश इज लोएस्ट। तो बोलते हैं कि कौन सी जनगणना थी जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो डेंसिटी थी, घनत्व था जनसंख्या का, वो सबसे कम था। तो अलग अलग यहाँ पर जो है वो सेंसस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल की डेंसिटी सबसे कम थी। तो अगर हम बात करें कि सबसे कम जब आपसे पूछी गई है, तो अगर हमें हर एक सेंसस के अकॉर्डिंग पता होगी तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। 2011 का जब सेंसस हुआ तो हिमाचल की डेंसिटी पॉपुलेशन जो था, पॉपुलेशन डेंसिटी 123 थी, ये आपको पता है। 2001 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि 2001 के अकॉर्डिंग कितनी थी, तो वो 109 थी, ये भी पता चल गया। 1991 की अगर हम बात करें कि कितनी थी, तो इसके अकॉर्डिंग 93 थी। और अब हमारे पास बचता है 1981 के अकॉर्डिंग जो था वो 77 थी। ठीक है जी, 77 थी ये, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो था वो हिमाचल प्रदेश की थी 1981 की पॉपुलेशन के जनगणना के अनुसार, और सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यही बात की जाएगी यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि लेटेस्ट वन यही हुई है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर लेटेस्ट वन बनता है। तो देखो, हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, 407 जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है हमीरपुर की। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं हमीरपुर के अलावा सबसे कम किसकी थी, लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी जो था वो सबसे कम थी, 2 जो था वो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी थी एज पर 2011 सेंसस। ये डाटा भी क्लियर हो गया आपका। तो इतना डाटा अगर यहाँ से याद रख लिया तो क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं कि लेटेस्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में क्या पूछा गया था। तो लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में भी पूछा गया था वो सेक्स रेशो के बारे में जो था वो पूछा गया था कि कौन सी जनगणना के अनुसार जो है वो सेक्स रेशो जो है वो क्या है, सबसे कम है। तो सेक्स रेशो कौन सी जनगणना के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे कम है हिमाचल प्रदेश की, वो हमने वहां पर जाना था, वो थी 1991 के अकॉर्डिंग। वो सबसे ज़्यादा पूछी गई थी वहां पर, तो सबसे ज़्यादा जो था वो 1991 के अकॉर्डिंग ही थी। उसको भी रिवाइज एक बार कर लेते हैं। सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो 2011 की जब जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग हिमाचल की सेक्स रेशो 972 थी, और ऑप्शन में 2011 दिया गया था, 2001 दिया गया था। 2001 के अकॉर्डिंग 968 थी, और उससे पहले जो 1991 था उसके अकॉर्डिंग 976 थी। ठीक है जी, तो ये 3 ही ऑप्शन दिए गए थे, तो 976 यानी कि 1991 जो है वो इसका सही आंसर है। ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन। वहाँ पर वेटनरी ऑफिसर का पेपर हमने डिस्कस किया है, वहाँ पर देख लेना, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कांगड़ा जिले में ब्यास की सहायक नदी है। देखो, ब्यास नदी जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है, फिर मंडी में एंटर करती है, हमीरपुर को भी टच करती है, कांगड़ा में जो है वो फिर चली जाती है। तो बोलते हैं कि कौन सी इनमें से सहायक नदी ऐसी है जो कांगड़ा में बहती है और ब्यास की सहायक नदी है। तो पता होना चाहिए हर एक सहायक नदी के बारे में। यहाँ पर अगर हम कांगड़ा में बात करते हैं कि कांगड़ा में ब्यास को जो है वो कौन कौन सी नदियाँ जो है ज्वाइन करती हैं, तो कांगड़ा में जो है देखो ये मानूनी जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मानूनी। अब देखो, मानूनी जो है वो कांगड़ा को ज्वाइन करती है, कहाँ पर, ब्यास को ज्वाइन करती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ये ध्यान रखें। ऐसी कौन कौन सी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में उसके साथ मिलती हैं। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि बिनवा जो है वो कांगड़ा में ब्यास के साथ मिलती है, न्यूगल हो गया, बाणगंगा हो गया, गज हो गया, चक्की हो गया, देहर हो गया, एक मान करके भी नदी आती है, ये भी जो है वो वहीं पर मिलती है। यहाँ पर बीणा दिया गया है, ये कहाँ पर मिलती है, यहाँ पर सोन दिया गया है, तो ये मंडी में जो है वो मिलती है। ये सोन जो है ये भी मंडी में जाकर जो है वो मिलती है, तो ये मंडी में मिलती हैं इसके साथ जाकर। और कुछ एक ऐसी हैं जो कांगड़ा में मिलती हैं, कुछ एक ऐसी भी हैं जो कुल्लू में जो है वो मिलती हैं। और अब क्वेश्चन जो एग्जाम में एचएस में पूछा गया था, नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, एग्जैक्टली आप बता देंगे कि ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्यास नदी जो है वो कहाँ पर जो है वो मंडी में एंटर करती है और कहाँ पर जो है कांगड़ा में एंटर करती है। तो ब्यास नदी एंटर करती है मंडी में भजौरा के समीप, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है संधोल के समीप, और छोड़ती कहाँ पर है, और मीरथल के समीप जो है ये हिमाचल को छोड़कर चली जाती है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। या फिर कांगड़ा को छोड़कर चली जाती है। तो ब्यास जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर भजौरा के समीप करती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है संधोल के समीप, ये आपने ध्यान रखना है।
ठीक है जी, ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पेपर के लिए प्रैक्टिस करने हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट शीट्स आप ले सकते हैं। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। बहुत सारे कंसर्न है बहुत सारे बच्चों को कि पेपर 2 तो हम कर लेंगे, पेपर 1 में क्या होगा। तो देखो प्रैक्टिस ही है एक जो आपको जो है परफेक्ट बना सकती है, और टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर ऑन 1 नवंबर 1966 व्हेन पंजाब स्टेट वाज रीऑर्गेनाइज्ड नालागढ़ वाज मर्ज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट एज वन ऑफ द तहसील। तो बोलते हैं कि देखो जब पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया था 1966 में, ये 1 नवंबर की बात है जब पंजाब को जो था वो रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम जो था वो नालागढ़ जो था वो कहाँ पर हुआ करता था, पंजाब का पार्ट हुआ करता था, परंतु नालागढ़ को हिमाचल में मिला दिया गया। अब हिमाचल में नालागढ़ को मिला दिया गया तो पूछा ये गया है कि कहाँ पर या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल को मिलाया गया। तो हिमाचल को जो था वो मिलाया गया था कहाँ पर जी, सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो था वो मिलाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में मिला दिया गया था। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, अगर हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की जो है वो बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं। देखो सोलन एक तो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। एक तो ये क्वेश्चन कहीं कैसे भी जो है वो और जो है वो एग्जामिनर पूछ सकता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि सोलन नालागढ़ की बात की जा रही है तो नालागढ़ का प्राचीन नाम जो था वो हिंडूर था, हिंडूर इसका प्राचीन नाम था। और हिंडूर की स्थापना जो था वो राजा अजीत चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। बिलासपुर से ही, बिलासपुर जिसको कहलूर कहा जाता था, बिलासपुर से ही जो था ये अलग हुए थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। बाद में चलकर अलग अलग मोड यहाँ पर आते हैं और फिर हमें बीच में देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो यहाँ के लास्ट राजा होते हैं सुरेंद्र सिंह। उसके बाद जो है जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 1948 में, तो ये जो है वो पंजाब स्टेट्स में जो है वो आता है, ईस्टर्न पंजाब स्टेट में इसको मर्ज कर दिया गया। और पेप्सू एक उस टाइम जो था वो टर्म थी, या फिर पेप्सू कुछ स्टेट्स थे उसमें जो था ये आता था। जब 15 जुलाई 1948 था उस टाइम उसमें इसको मर्ज कर दिया गया। और फिर पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। कुछ एक हिली स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनको हिमाचल में जो है पंजाब से शिफ्ट कर दिया जाता है, नालागढ़ इज़ वन ऑफ देम। और फाइनली 1966 में जो है ये हो जाता है, हिमाचल में नालागढ़ मिल जाता है और डिस्ट्रिक्ट सोलन की ये बात है कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में जाकर ये मिलता है। ये सारी कहानी जो है नालागढ़ की रहती है, इसकी स्थापना से लेकर हिमाचल में मिलने तक की। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रिवर डिवाइड्स द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो बोलते हैं कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है ना, ऐसी कौन सी नदी है जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 बराबर के भागों में जो है वो बांट देती है। तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करें यमुना हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी नदी है और यमुना की ही ये सहायक नदी है जो ऐसा करती है। अब कौन सी ये नदी है, तो 4 ऑप्शंस जो आपके पास जो है वो दिए गए हैं। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आखिरकार कौन सी जो है ये नदी है हिमाचल प्रदेश की जो सिरमौर को जो है वो इक्वल भागों में जो है वो बांट देती है। ये जो है वो आपने ध्यान रखना है गिरी नदी है। गिरी नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। गिरी नदी क्या करती है, सिरमौर को 2 इक्वल भागों में जो है वो बांट देती है। सिरमौर जो गिरी नदी है वो निकलती कहाँ से है, अगर हम बात करें तो गिरी नदी ना ये निकलती है कुप्पर पीक से। ये आपने ध्यान रखना है, कुप्पर पीक से जो है वो गिरी नदी निकलती है। और ये कुप्पर पीक जो है वो जुब्बल तहसील शिमला में जो है वो पड़ती है, जहाँ से निकलती है। गिरी नदी जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। मारियोंग विलेज है एक जहाँ पर ये एंटर कर जाती है, फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड जो है ये एंटर करती है। और उसके बाद ये यमुना में जाकर मिलती है और यमुना नदी बाद में चलकर जो है वो इसकी अलग अलग सहायक नदियाँ हिमाचल प्रदेश में हैं, परंतु ये भी हिमाचल को छोड़ जाती है और हरियाणा में जो है वो प्रवेश कर जाती है। अगर हम यमुना नदी के बारे में ही बात करें तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से जो है वो निकलती है और ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में खादर मानसी नामक स्थान पर जो है वो एंटर करती है। हिमाचल को छोड़ देती है ताजेवाला में और हरियाणा में एंटर कर जाती है। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे ही स्थित है, परंतु हिमाचल में यमुना की जो है वो अलग अलग सहायक नदियाँ जैसे कि गिरी हो गया जो सिरमौर को इक्वल 2 भागों में डिवाइड करती है। गिरी के अलावा जो है वो जलाल हो गया, टॉन्स हो गया, मारकंडा हो गया, बाटा हो गया, घाघर हो गया, ये सारी जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ जो है वो हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की ही ऐसे वाटर सोर्सेज के बारे में तो रेणुका रिवर के बारे में पूछा जाता है। रेणुका रिवर पड़ी तो है, परंतु क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल झील जो है वो कौन सी है, तो वो रेणुका झील ही जो है वो सबसे बड़ी नेचुरल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। ये भी ध्यान रखें।
ठीक है जी, तो ये सारी जानकारी हो गई यहाँ से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द बैटल ऑफ आलीवाल वाज फाउट इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि ये जो आलीवाल की लड़ाई हुई थी ना, ये कौन से ईयर में जो था वो हुई थी। हिमाचल में अलग अलग टाइम में अलग अलग बैटल जो था वो देखने को हमें मिली। अब बैटल ऑफ आलीवाल जो था वो हुई थी, ये इंपॉर्टेंट बैटल है हिमाचल प्रदेश की एक। ये बोलते हैं कौन से ईयर में जो था वो हुई थी, ये 1846 में जो था वो हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ज़रूरी नहीं कि बैटल ऑफ आलीवाल कब हुई थी यही पूछ ले जाए, पूछा जा सकता है कि 1846 में एक लड़ाई हुई थी, वो कौन सी हुई थी, तो वो आलीवाल की लड़ाई थी। और पूछा ये भी जा सकता है कि जो आलीवाल की लड़ाई हुई थी ये किस किस के बीच में हुई थी। तो देखो ये हुई थी सिखों के बीच में और ब्रिटिश जो था उनके बीच में। जीता कौन था इसमें, ब्रिटिशर्स जो था वो जीत गए थे। ब्रिटिशर्स को लीड कौन कर रहे थे, तो इनको जो लीड कर रहे थे, इनकी जो सेना थी उसको लीड कर रहे थे वो हेनरी स्मिथ थे। हेनरी स्मिथ इनको लीड कर रहे थे। और अगर हम बात करें सिखों की, उनको कौन लीड कर रहे थे, तो उनकी टीम को जो लीड कर रहे थे उसमें आपने कौन कौन से नाम ध्यान रखना है। एक रणजोत सिंह मजीठिया का नाम आपने ध्यान रखना है। रणजोत सिंह मजीठिया, उनका नाम ध्यान रखना है जो सिखों को लीड कर रहे थे। इसी दौरान हमें कंटेम्प्रेरी पीरियड में ही साथ साथ आगे पीछे देखने को मिलती हैं क्या, फर्स्ट जो बैटल ऑफ एंग्लो सिख वॉर हुए। एंग्लो सिख वॉर की अगर हम बात करते हैं तो 2 एंग्लो सिख वॉर जो था वो हुए थे। ये कौन कौन से ईयर में जो था वो हुए थे। अगर हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की बात करते हैं कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो था वो कब हुआ था, तो वो 1845-1846 में हुआ था। सही बात है। अगर हम बात करते हैं सेकंड एंग्लो सिख वॉर की, सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी जो था वो हुआ था। सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो था वो 1848-1849 में जो था वो हुआ था। तो ये एंग्लो सिख वॉर भी हुए। एक आलीवाल की लड़ाई इसी दौरान 1846 में हमें देखने को मिलती है। वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हिमाचल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। इसके अलावा हमारे पास लेक के बारे में पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर मनतलाई लेक इज सिचुएटेड एट द एलिवेशन ऑफ। तो बोलते हैं कि मनतलाई झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सही बात है, परंतु बोलते हैं कि कितनी ऊंचाई पर जो है ये लेक जो है वो स्थित है। ठीक है जी, मनतलाई झील की अगर हम बात करें कि ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये 4116 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि मनतलाई झील जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है, मनतलाई झील का पता होना चाहिए आपको कि हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर स्थित है, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। अगर हम इन टर्म ऑफ फीट अगर हम बात करें तो लगभग 13,580 फीट के आसपास जो है वो इसकी ऊंचाई है। ये लेक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से पार्वती नदी जो है वो निकलती है। पार्वती भी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की। तो पार्वती नदी जो है वो ब्यास नदी की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। आपने इंपॉर्टेंट गर्म पानी के स्रोत पढ़े होंगे, तो मणिकर्ण गर्म पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मणिकर्ण जो है वो पार्वती नदी के किनारे ही जो है वो पड़ता है। और आपने ध्यान रखना है कि मणिकर्ण का नाम कैसे पड़ा था, तो मणिकर्ण यानी कि कान की मणि माता पार्वती की यहाँ पर गुम हो गई थी और उसी के मणिकर्ण नाम जो था वो पड़ा था। वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। एज अ स्टोरी तो आपको पता होना ही चाहिए, परंतु इस तरह से भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग लेक्स हैं और अलग अलग लेक्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी लेक्स हैं जो हमें याद रखनी है कि कैसे कैसे एग्जाम में जो है वो पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में, उनकी हाइट के बारे में स्पेसिफिक रूप से हम जानेंगे। खजियार लेक है। खजियार लेक 1900 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। लामाडल झील जो है वो है हिमाचल प्रदेश में 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। महाकाली झील है, ये 4080 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। मणिमहेश झील है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, वो भी 4080 मीटर की ऊंचाई पर ही जो है वो स्थित है। मणिमहेश झील का भी ध्यान रखना है। डल झील है, डल झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है, वो 1775 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। चमेरा लेक हो गया। चमेरा लेक भी आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है स्थित है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है, चमेरा 3 परियोजना है। इनको कौन एग्जीक्यूट करता है और कितने मेगावाट की हैं ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। और इसके अलावा जो है वो कुमारवाह झील है। कुमारवाह झील जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 3150 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। करेरी झील है। करेरी झील जो है ये 1810 मीटर की ऊंचाई में स्थित है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है। भृगु झील जो कि कुल्लू में जो है वो स्थित है, वो 4235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भृगु झील भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी साथ में ध्यान रखना है। गढ़ासरू झील है। गढ़ासरू झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 3470 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। बहुत सारी लेक्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की हैं, सारी की सारी, वो सारी हमने रिवाइज की यहाँ पर कि कितनी कितनी
ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। देखो ये सारा डाटा अगर आपने एक बार सुना होगा ना, तो एटलीस्ट कोई ना कोई चीज़ तो माइंड में स्ट्राइक करेगी और एग्जाम में वो आपकी हेल्प करेगी। तो इसीलिए ये सुनना ज़रूरी है। हम देखते हैं कितने टाइम से हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और उस डिटेल में डिस्कस करने का परिणाम ये हो रहा है कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाए या फिर कैसे और पूछा जाए, वहाँ पर हमें हेल्प जो है वो मिल रही है। यही फ़ायदा है इसका। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं ऊना वॉज अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट बिफोर द मर्जर इन हिमाचल प्रदेश इन 1966। पीछे हमने पढ़ा नालागढ़ के बारे में, ऊना का भी वही हाल था। बोलते हैं कि 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ ऊना, परंतु उससे पहले ऊना जो था वो कहाँ का हिस्सा हुआ करता था। देखो अगर हम बात करें कि ऊना जो था वो 1966 में हिमाचल में आया, उससे पहले वो कहाँ पर हुआ करता था, तो उससे पहले वो होशियारपुर की एक तहसील के रूप में काम करता था, या फिर होशियारपुर में जो था वो होता था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये आप नोट करें पहली बात। दूसरी बात यहाँ से क्या नोट करनी है, अगर हम ऊना के बारे में जानते हैं कि ऊना का क्या इतिहास रहा है या फिर ऊना के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो अभी यहाँ से बनेंगे। देखिए जी, ऊना के बारे में अगर हम जाने ना, तो ऊना जो था वो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट था। 1 नवंबर 1966 को जो था वो ऊना जो था वो हिमाचल प्रदेश में आ गया, परंतु उससे पहले जो था ना ऊना पंजाब के होशियारपुर में जो था वो हुआ करता था। जब हिमाचल प्रदेश में ये आया तो ये कांगड़ा जिले की एक तहसील के रूप में या फिर कांगड़ा जिले का भाग जो था वो एक बन गया था। फिर ऊना को जब हिमाचल प्रदेश 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, 18वें नंबर का स्टेट बन गया, तो उसके बाद ज़रूरत समझी गई कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को अलग करने की। तो ऊना एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो था वो बनकर आया और सितंबर 1972 की ये बात है कि ऊना को एक अलग सितंबर 1972 की कि ऊना को एक अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो था वो दिया गया था और ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो था वो बनकर हिमाचल प्रदेश में जो था वो उभरा था। और उसके बाद अभी तक ऊना का स्टेटस आपको पता है। अभी देखो पॉलिटिकली बहुत सारी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है, तो ऊना भी एक इम्पोर्टेंट स्टेट है। ऊना में कितनी विधानसभा की सीटें आती हैं? 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब ये 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, ये कौन कौन सी हैं 5 विधानसभा की सीटें? देखो 5 विधानसभा की सीटों में एक तो ऊना खुद ही एक विधानसभा सीट है, और ऊना के अलावा जो है वो एक चिंतपूर्णी है, चिंतपूर्णी के अलावा जो है वो एक हरोली है, हरोली के अलावा जो है वो कुटलैहर है, और कुटलैहर के अलावा जो है वो गगरेट है। ये जो है वो 5 विधानसभा के क्षेत्र जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो आते हैं, और ये पांचों के पांचों विधानसभा क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा कितने विधानसभा क्षेत्र ऊना में है? 5 हैं। पूछेगा क्या क्या नाम है, वो भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ना, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी विधानसभा से आते हैं? तो हरोली विधानसभा से वो आते हैं, वो ध्यान रखना है। साथ में आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का तो पता होना ही चाहिए सबको कि कितने विधानसभा के क्षेत्र जो है वो यहाँ पर आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखें जी, नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु इज़ द राइटर ऑफ कुल गीत ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है ना, इसका कुल गीत जो है ना, उसके राइटर कौन है? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो कुल गीत जो लिखा गया है ना, वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा के द्वारा जो है वो लिखा गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हिमाचल की शायद ये इकलौती यूनिवर्सिटी है ऐसी जिसका अपना एक कुल गीत है, या फिर जिसने जो है अपना कुल गीत जो है वो लिख के रखा है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो कब होती है। अब 1970 में 1970 में हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की जो है वो स्थापना की जाती है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले जो वाइस चांसलर बने थे वो कौन बने थे? एक क्वेश्चन वो पूछा जाएगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट वाइस चांसलर बने थे वो थे RK ठाकुर, रामकरण ठाकुर जो था वो उनका नाम था, रामकरण सिंह उनका नाम था, RK सिंह उनका नाम था पूरा। वो आपने ध्यान रखना है कि रामकरण सिंह जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। 1970 में इसकी स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश में और भी इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेजेस तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, परंतु हमारे पास एक चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है जो कि पालमपुर में स्थित है। एक हमारे पास डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी है जो कि नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ती है। अगर हम बात करते हैं कि इनकी स्थापना कब जो था वो की गई थी, तो अगर हम YS परमार यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, और अगर हम बात करते हैं पालमपुर में जो यूनिवर्सिटी स्थित है उसकी स्थापना कब की गई थी। YS परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में की गई थी, और चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना 1978 में जो था वो की गई थी। उनकी स्थापना भी मुख्य रूप से ध्यान होनी चाहिए।
ठीक है जी। तो यहाँ से ये सारी बातें या सारे क्वेश्चन जो है वो हो गए। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस गिवन टू दोज हैविंग 40% to 69% ऑफ डिसेबिलिटी। तो बोलते हैं कि जो 40% से लेकर 69% तक विकलांग हैं उनको जो है वो विशेष विकलांगता राहत भत्ता जो है वो सरकार देती है, परंतु कितना रुपया जो है वो दिया जाता है। अभी यही क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, परंतु स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को हम शायद सितंबर या पिछले साल के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें से कोई मंथ देखना हो उसकी गिराज एडिशन में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम, परंतु फिर से मैं रिवाइज करते हैं हम यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस जो दिया जाता है वो 1150 रुपया जो है वो दिया जाता है सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अब ये जो स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस है ना, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि सरकार कहती है कि जो प्रेजेंट अभी इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग बात करें, 40 to 69% डिसेबल है उसको 1150 रुपया ये भत्ता दिया जाता है। जिनकी डिसेबिलिटी 70% से ज़्यादा है विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया उनको 1700 रुपया जो है वो सरकार देती है। ये भी बात हो गई। इसके अलावा हम ध्यान रखें कि यहाँ पर कितना अमाउंट अभी तक दिसंबर 2023 तक एलोकेट किया गया था, तो 90.05 करोड़ रुपया जो है वो यहाँ पर स्पेंड कर दिया गया है अभी तक दिसंबर 2023 तक। और बजट प्रोविज़न क्या रखा गया है इसके लिए, 1022.96 करोड़ रुपया जो है वो बजट प्रोविज़न जो है वो इसके लिए रखा गया है। और टारगेट कितना है कि कितने लोगों को पेंशनर देनी पड़ चाहिए यहाँ से, तो 73,255 ये पेंशनर जो है वो है। ये सारा आपने यहाँ से नोट करना है। तो 70% वाला डाटा ध्यान रखना है, 40 to 69% वाला डाटा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। लोकायुक्त की बात हमने कल परसों भी की थी, आज हम फिर से कर रहेंगे। पहले हमने लोकपाल के बारे में बात की थी ना, क्योंकि अभी नए लोकपाल जो है वो बनाए गए हैं। आज हम लोकायुक्त के बारे में जान लेते हैं। देखो पहले तो हम जाने यहाँ पर कि लोकायुक्त पहले कौन थे हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त थे वो थे TVR दत्ताचार्य। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब लोकायुक्त एक्ट के बारे में जो है वो हिमाचल का पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि लोकायुक्त एक्ट जो है वो कब आया है हिमाचल प्रदेश में। तो 1983 का ये एक्ट है, वो भी आपने ध्यान रखना है। और फिर नए पहले लोकायुक्त जो है वो बनाए जाते हैं। और लोकायुक्त की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी लोकायुक्त कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो देखो लोकायुक्त अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में कौन है, वो है जस्टिस CB बरोवालिया, जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में लोकायुक्त है हिमाचल प्रदेश के। चलो जी, लोकायुक्त भी आपका क्लियर हो गया। और प्रेजेंट टाइम में कौन है लोकायुक्त वो भी हो गया। फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे वो भी हो गया। प्रेजेंट टाइम में लोकपाल कौन है वो आपने बताना है अभी कमेंट करके, कि लोकपाल इंडिया के होते हैं, लोकायुक्त स्टेट के होते हैं। तो लोकपाल ऑफ इंडिया जो है वो कौन है ये आपने बताना है। और फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे वो चलो मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट लोकपाल जो थे वो कौन थे इंडिया के। लोकपाल अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो आपने पढ़ा है नाम, जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष का नाम पड़ा है। तो जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष था वो फर्स्ट चेयरपर्सन बने थे लोकपाल के। प्रेजेंट टाइम में कौन बने हैं वो कमेंट करके आपने बताना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन एलाइड में भी हेल्प करेंगे। तो एलाइड सर्विसेज की और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करें तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप एलाइड सर्विसेज के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड के क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि एलाइड में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, बाकी एग्जाम्स को भी ये कवर कर लेंगे अच्छे से। तो बहुत सारी हेल्प आपको एलाइड की टेस्ट सीट से मिलने वाली है। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट मेल वर्क पार्टिसिपेशन। लास्ट एडिशन जो गिरिराज पत्रिका थी, लास्ट एडिशन जो थी मिशन एलाइड की, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पुरुषों की जो कार्य भागीदारी है सबसे ज़्यादा है, उसकी रेट कमेंट करके अभी आपने बताना है। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।